नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट। उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और हम आपको बता दें कि कल हमने अपने टॉपिक में आधा से अधिक चैप्टर के बारे में कंप्लीट कर दिया। आज हमारा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। चलिए हमको कोई क्रियाकलाप पहले समझ लेते हैं, उसके बाद विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें आपको 3 कील लेना है और उन्हें रेगमाल से थोड़ा उसको साफ कर लेना। ठीक है, ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 प्रश्न लीजिए, 2 प्रश्न लीजिए। ठीक है, इस पर टिक लगा हो, ए है बी है, 2 प्रश्न लीजिए। प्रत्येक प्रश्न में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। 10 ml क्या है, कॉपर सल्फेट का, जैसे फिगर में दिखाया गया कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक प्रखंडली बी में कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक उसको डुबो कर रखिए। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रख लीजिए। ठीक है, 20 मिनट पश्चात दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालें। अब क्या देखते हैं कि प्रश्नावली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग में तीव्रता की तुलना क्या है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई किलो की रंग की तुलना बाहर रखी कील से करिए। एक प्रश्नावली लेना है, 3 कील लेना है, 2 प्रश्नावली लेना है। ठीक, एक प्रश्नावली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। दोनों किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट के लिए क्या करना है, डालकर छोड़ देना है, डुबो कर रखिए। फिर 20 मिनट पश्चात उस किल को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालें। प्रश्नावली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना करना है। और दूसरी बात की कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कील के अंदर तथा बाहर किलो के रंग की तुलना बाहर और रखी कील से करना है। ठीक है, जो विलयन में कील था, जो एक बाहर 2 विलयन में कील थे और एक बाहर कील, उनकी तुलना आपस में करना है। ठीक है, देखिए ये लोहे की कील जो हम लिए थे, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली गई कील है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन का देखिए, जो ये विलयन था ए, और ये विलयन प्रखंडली है, जो प्रखंडली स्टैंड पर अभिक्रिया का मिश्रण। ठीक है, प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना करना। ठीक है, आपको बता दें लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है, हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया था। ठीक है, आपको बता दें इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया को तो बता दें। आयरन और कॉपर सल्फेट को जब हम कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं तो आयरन सल्फेट एक्वस जलीय होता है, और जो कॉपर होता है वो सॉलिड होता है, कॉपर बनता है। ठीक है, उसी पर आपको बता दें इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर हटा दिया। ठीक है, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको बता दें जो लोहे की कील पर भूरा रंग क्यों हो गया, लोहे की कील का भूरा रंग क्यों हो गया, लोहे के कील का रंग जो था भूरा क्यों हो गया, और कॉपर सल्फेट के विलयन का जो नीला रंग है मलिन क्यों पड़ गया। आपको बता दें कि जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं तो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर साथ में बनता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में लोहा है दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर हटा दिया था। कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन में कुछ होना नहीं, उधर देखें जिंक को हम कॉपर सल्फेट के विलयन से लगाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है, क्या कॉपर को हटा देता है, कॉपर को हटा देता है। इसी प्रकार हम लेड को कॉपर क्लोराइड के एक्वस से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या कहते हैं, लेड क्लोराइड बनता है और कॉपर को क्या करता है, हटा देता है। ये क्या है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। आपको बता दें जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। क्या देख, कॉपर को उसके यौगिक से क्या विस्थापित करते, अब हमारा अगला टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब पहले हम एक द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले एक क्रियाकलाप करके देखते हैं कि क्या होता है। एक प्रखंडली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। क्या लेना, एक प्रखंडली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए और एक अन्य प्रखंडली में 3 ml बेरियम क्लोराइड का विलयन लीजिए। दोनों विलयन को
चित्र मतलब 9.1 में आपको फिगर हम टिक लगा कर दिखाए थे, ठीक है। आपने क्या देखा, देखिए 1 बिलियन में हम सोडियम सल्फेट के बिलियन युक्त परमाणु लिए हैं, दूसरे में हम बेरिलियम क्लोराइड के बिलियन युक्त परमाणु लिए, ठीक है। अब देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। एक श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय हैं, जो जल में अविलेय हैं। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। एक श्वेत रंग का पदार्थ सोडियम सल्फेट के विलयन को और जब बेरिलियम क्लोराइड के विलयन से हम रिएक्ट कराते हैं तो एक श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। इस अभिक्रिया में अवक्षेपक का और होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपको बताते हैं कि सोडियम सल्फेट को हम जब बेरिलियम क्लोराइड को एक्वस होते हैं को हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन होता है तो बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है, बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में देखते हैं। बेरिलियम तथा सल्फेट अभिक्रिया से बेरिलियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है। अन्य उत्पाद अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है, जो क्या होता है विलयन में ही रहता है। ये अभिक्रिया है जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होते हैं, इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिनमें अभिकारकों की आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या होता है आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों ऐसी आपको बता दें ऐसा क्यों होता है। देखिए बेरिलियम पर पॉजिटिव 2+ आयन है और सल्फर पर +2 आयन +4 है, तो इस अभिक्रिया को बेरिलियम सल्फेट के अवक्षेपण का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है। ऐसे जो विलयन में ही रहता है, ये अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं, ठीक है। एक क्रियाकलाप देखते हैं कि 1.2 में ध्यान दें कि जिसमें आपने लेड को नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्रित किया था, ठीक है, मिश्रित किया था। आपको देखिए उसमें अवक्षेप किस रंग था, क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा था इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तीसरा है कि क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब हम अगला टॉपिक है उपचयन अपचयन क्या होता है। उपचयन तथा अपचयन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। उपचयन तथा अपचयन क्या होता है, ठीक है। देखिए क्रियाकलाप करते हैं। चाइना डिस्क में 1 ग्राम कॉपर चूड़ लीजिए, जैसे फिगर में दिखाई एक चाइना डिस्क है जिसमें 1 ग्राम कॉपर का चूड़ लेकर उसे गर्म कीजिए, ठीक है। आपने क्या देखा कि क्या होता है, ठीक है। पहले कॉपर चूड़ की सहायता पर कॉपर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। कॉपर चूड़ की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना। काला पदार्थ कॉपर चूड़ लिए थे, कॉपर चूड़ की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। यह जो काला पदार्थ क्यों बना आपको बता दें। यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन से योग से बना है। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। जब हम कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। यदि इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड को ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। सतह की जो काली परत होती है वो भूरे रंग की होती है क्योंकि इस स्थिति में विपरीत प्रतिक्रिया संपन्न होती है तो कॉपर प्राप्त होता है। अब जब हम कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं क्या होता है कॉपर तथा हाइड्रोजन का निर्माण होता है। कॉपर तथा जल का आपको बता दें कि इस अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं उपचयन हुआ है, तथा अभिक्रिया में किसी पदार्थ ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसका अपचयन हुआ है। आपको बता दें कि जब किसी रिएक्शन पदार्थ में किसी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं उसका उपचयन हुआ है। क्या उपचयन हुआ है। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन हुआ है, उसे क्या कहते हैं अपचयन हुआ है, ठीक है। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो उपचयन, ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी तो अपचयन कहते हैं, ठीक है।
अभिक्रिया में आपको बता दें, अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन ह्रास हो रहा है। आपको बता दें कि अभिक्रिया में कार्बन ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए अपचयित हो रहा है। क्या है? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। तो क्या अपचयित हो रहा है? अपचयित हो रहा है। आपको बता दें अपचयित हो रहा है। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए उपचयित हो रहा है। उपचयित हो रहा है अर्थात यदि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक उपचयित अपचयित अपचयित है, इन अभिक्रियकों को उपचयन अपचयन या तथा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन तथा अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आपको बता दें कि अभिक्रिया देखिए, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। आपको बता दें कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के कॉपर से हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की क्या वृद्धि हुई थी, इसलिए यह उपचयित हुआ है। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हुआ तो दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे जेडन जिंक ऑक्साइड को कार्बन के उपस्थिति में जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। उसी प्रकार जब हम मैग्नीज कार्बन का देखिए, इस अभिक्रिया में दिखाया गया है कि इसमें कार्बन उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनाता है। उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन जिंक अपचयित होकर जिंक बनाता है। आपको HCl अभिक्रिया में HCl क्लोरीन और HCl क्लोरीन उपचयित तथा मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीज क्लोराइड अपचयित होते हैं। उदाहरण के रूप में ऊपर के उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। हाइड्रोजन का अपचयन कब होता है? जब किसी पदार्थ में, ऊपर जितने भी हम उदाहरण देखें आपको उपचयन अपचयन की अभिक्रिया के बारे में, तो उसको पर देखिए, अगर यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि किसी अभिक्रिया में पदार्थ में चयन में तब होता है जब ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होगा। ऑक्सीजन बढ़ेगी पर लेकिन हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो पदार्थ का अपचयन यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा उपचयन कब होगा? जब ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होगा, तो क्या उपचयन होगा? जब पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो क्या अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, यही। अब हमारा अगला टॉपिक है, क्या आपने दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया के प्रभाव को देखा है? चलिए देखते हैं भाई क्या होता है। क्या आपने दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है, उसके बारे में देखते हैं। संरक्षण क्या होता है? पहले हम सबसे पहले संरक्षण के बारे में देखें। संरक्षण क्या? आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी हुई नई वस्तु चमकीली होती है। जो लोहा, हम कोई चीज़ खरीदते हैं लोहे की चीज़, तो वो क्या होता है? चमकीली होती है। लेकिन कुछ समय पश्चात उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया पर लोहे पर जंग लगना कहते हैं। इस प्रक्रिया को, अगर हम लोहे की कोई वस्तु खरीदते, वो क्या नई रहती है तो बहुत चमकीली दिखती है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, उसमें लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर हम लोग सामान्य भाषा में लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ठीक है, आपको बता दें कुछ अन्य धातुओं भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली एक परत होती है। जैसे हम कोई भी तांबा की बर्तन है तो कई साल पुराना हो जाए तो उस पर भी ग्रीन टाइप का कुछ
होता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल तथा आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संरक्षित होती है। क्या होती है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल तथा आर्द्रता के आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। क्या होती है? तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण का उदाहरण होता है। आपको बता दें, चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना क्या संक्षारण के अन्य उदाहरण होते हैं। संक्षारण के अन्य उदाहरण होते हैं। ठीक है, आपको बता दें संक्षारण के कारण कार के चढ़े हुए कार के ढांचे, आपको संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत ही क्षति होती है। क्या होती है? बहुत ही क्षति है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त हो लोहे को बदलने में हम हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। आपको बता दें अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, हम सिर्फ संक्षारण के बारे में कम फर्क में संक्षारण होता क्या होता है इसकी एग्जाम्पल के रूप में समझिए। अब हमारा अगला टॉपिक विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत गंधिता क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री तथा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है। वसायुक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। आपको बता दें उपचयित होने पर तेल तथा वसा विकृत गंधित हो जाते हैं। उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। जो उनकी स्वाद होती है क्या होती है? गंध बदल जाते हैं। प्राय को बता देंगे, प्राय तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिअक्सीकारक मिलाए जाते हैं। आपको बता दें वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं जिससे चिप्स का उपचयन न हो। ठीक है, ऑक्सीजन आपको बता दें कि जब हम वसा युक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री जब हम लंबे समय तक रखी रह जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। हाँ, तो उपचयित होने पर तेल तथा वसा भी विकृत गंधी होते हैं, तो उसमें स्मेल हो जाते हैं और स्वाद तथा गंध क्या होता है? बदल जाते हैं। उनका जो टेस्ट भी होता है और गंध भी क्या होता है? बदल जाते हैं। आपको बता दें प्राय तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन को रोकने वाले पदार्थ तथा ऑक्सीकारक प्रतिअक्सीकारक मिलाए जाते हैं। जो वायुरोधी बर्तन होते हैं, जो एयर्स के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति, मतलब उपचयन का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी को उपचयन कहते हैं ना, तो ऑक्सीजन की गति को धीमी हो जाती है। ऑक्सीजन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि एक चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस युक्त भरी जाती है ताकि चिप्स का उपचयन न हो। चिप्स जब ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा तो सब चिप्स मुरझाएगा भी नहीं, उसका टेस्ट भी नहीं बदलेगा और स्वाद में भी ठीक लगेगा। ठीक है, जैसे ही कोई चीज़ को हम खुली ओपन रखते हैं कोई भी चीज़ को, तो क्या होता है वो हवा के संपर्क में नरम हो जाता है। थोड़ा सा हम बाहरी चिप्स को खोल कर रख देते तो हवा के संपर्क में क्या होता है? नरम हो। इसीलिए कंपनी वालों जो चिप्स की जो थैली बनाते हैं उसमें ऑक्सीजन की जगह क्या होता है? नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है, आपको ये चैप्टर कैसा लगा? अगर कोई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।